नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया है। अब सप्ताह में सिर्फ रविवार को पूर्ण तालाबंदी रहेगी, यानी कि शनिवार को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन शनिवार की रात 12 बजे से रविवार की रात 12 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, बंदी रहेगी। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक 2 मंत्रियों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वो योगी आदित्यनाथ सरकार के 16वें मंत्री हैं जो कि कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं। फिलहाल वो अपने सरकारी घर में होम क्वारंटीन है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की पत्नी भी कोरोना से पॉजिटिव हुई हैं। उधर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। पंकज सिंह और मोहसिन रजा से पहले शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। कानपुर से लखनऊ आने के बाद वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। इनसे 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी संक्रमित हुए थे और इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि और न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, खेल और युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, राज्य मंत्री अतुल गर्ग और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी संक्रमितों की लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की मौत हो गई थी। प्रदेश में आम लोगों के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में मंत्रियों के साथ ही सांसद, विधायक, शासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,719 नए केस देखने को मिले हैं। तो 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1,48,874 नमूनों की जांच भी की गई, यानी कि सिर्फ 3.7% नमूने ही पॉजिटिव निकले हैं। वहीं रिकवरी रेट में लगातार सुधार हुआ है। अब तक 1,76,677 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अभी तक 75% मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 57 और लोगों की मौत के साथ अब तक ये खतरनाक वायरस कुल 3,542 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में इस बात को लेकर क्या सवाल है कि क्या जान बचाने में जान जा रही है? कैसे आखिरकार कंट्रोल होगा कोरोना वायरस और क्या लोगों की लापरवाही इस पर भारी पड़ रही है? इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की सबसे बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कोरोना के कहर पर हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी की रिपोर्ट देखिए। हम कैसे कहें और कैसे माने कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा हो जब उत्तर प्रदेश के 15 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें से 2 ये जंग हार चुके हों। हम कैसे कहें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सब कुछ ठीक चल रहा हो जब यहाँ के आंकड़े 25,000 के पार हो चुके हों और एक दिन में यह आंकड़ा 1000 को छूते छूते रह गया हो। हम कैसे माने और कैसे कहें कि यहाँ के हालात सामान हो चुके हों जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों को तेज़ कर रहे हों। 6 सितंबर से मेट्रो खुल रही हो और अब जो वीकली लॉकडाउन है वो सिर्फ संडे तक सीमित रह गया हो। हम कैसे कहें कि ये फैसला बिल्कुल सही है? क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश अब एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया है जब कहाँ कौन मौत की चपेट में आ जाए, कोरोना की चपेट में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। भय हर जगह है, खौफ हर जगह है, लेकिन फिर भी फैसला लिया जा रहा है कि मेट्रो चलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और साथ में ये भी कहा जा रहा हो कि घबराइए मत, अब सब कुछ ठीक है। हम कैसे माने और कैसे कहें? वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस पर लगाम कसने के लिए हर दिन टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख के करीब सैंपल टेस्ट किए गए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,716 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या
प्रदेश में 56,459 है। जो व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज हो गए हैं उनकी संख्या अब 1,81,364 हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,616 लोगों की मृत्यु हुई है। 1,36,000 शायद आज टेस्ट हुए हैं। तो इस कड़ी में ये निर्देश था कि पूरा टेस्ट 1.5 लाख तक हो और इसको सुनिश्चित किया जाए। कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में वेंटिलेटर्स और HFNC जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है उसको क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। जो भी इक्विपमेंट आए समय से वो क्रियाशील हो जाए और शासन को आज ही शाम तक रिपोर्ट भी देने के लिए जो है निर्देश मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन से कम 48 घंटे के बैकअप का भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 48 घंटे के ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। तो कोरोना को लेकर के ये लड़ाई क्या हम जीत रहे हैं या हार चुके हैं? क्योंकि जिस तेज गति के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हमने समय से तैयारी नहीं की या फिर अस्पतालों के तौर पर, लोगों को जागरूक करने के तौर पर, या कहीं ना कहीं हम सबके बीच की वजह ही इसके लिए जिम्मेदार है कि कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे नेताओं से लगाकर के आम जनता तक ने इस भयावह वक्त में भी कई बार कोरोना को नजरअंदाज किया है। उन रैलियों को याद कीजिए, नेताओं के साथ उन प्रदर्शनों को याद कीजिए, उन भाषणों को याद कीजिए जहां पर महज भाषण थे, कोरोना से लड़ने की जद्दोजहद दिखाई नहीं दी। विपक्ष से लगाकर के पक्ष तक के हर कोई नेता कहीं ना कहीं कोरोना को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आता है और वो आप देख चुके हैं कि कैसे एहतियात नहीं बरते गए, किस तरह से रैलियां भी की गई तो साथ ही साथ प्रदर्शन भी किए गए, सब कुछ साथ में चलता रहा। आज जब कोरोना हमारी जद से बाहर हो रहा है, हमको आंखें दिखा रहा है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये वक्त क्यों आया और आगे के लिए क्या हम तैयार हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। ये स्थितियां भयावह जरूर नजर आती है, लेकिन क्या इससे भी भयावह स्थितियों का सामना करना अभी बाकी है? कोरोना को लेकर सरकार का दावा है कि लगातार हर कदम उसने उठाए हैं, हर स्टेज पर, हर स्तर पर सरकार ने कहा है कि वह मजबूती के साथ खड़ी हुई है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, पीपीई किट को लेकर के हो, मास्क को लेकर के हो, सैनिटाइजर्स को लेकर के हो, तमाम चीजों पर सरकार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा। ये एक चिंता की बात है। और हमारे मेहमानों के साथ इस मसले को लेकर के बड़ी बहस में हम चर्चा करें, उससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि अवनीश अवस्थी ने आइसोलेशन को लेकर के क्या कुछ कहा। होम आइसोलेशन के स्तर पर, जनपदीय स्तर पर हेल्पलाइन के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के जो भी व्यक्ति हैं उनसे संपर्क रहें। होम आइसोलेशन के लिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपील है कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन में है, जरा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जरा भी उनको बुखार है, हल्की सी भी तबीयत में हरारत है, गले में खराश है या नाक में जो है उनको कोई दिक्कत है, तो वो जरूर अस्पताल में एडमिट होने के लिए तुरंत जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जरूर बताएं। तो आखिरकार कोरोना वायरस कैसे कंट्रोल होगा? क्या हम किसी और देश का इंतजार कर रहे हैं कि वो वायरस को लेकर के कोई दवाई बनाएंगे और देवीय तरीके से वो दवाई हमें मिल जाएगी और हम एकदम से कंट्रोल कर लेंगे? क्या हम तैयार हैं इन परिस्थितियों के लिए? क्या हम पहले तैयार थे जब कोरोना की दस्तक हुई थी दुनिया में? आप याद कीजिए जब पहला केस भारत में आया था उसके बाद कितनी हंगामा मचा था और आज लाखों की संख्या में केस है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप याद कीजिए जब लॉकडाउन हुआ था तब मात्र 100 के आसपास कुछ 100 तक केसेस थे, चाहे वो 300-400 की बात करें, लेकिन आज लाखों की तादाद में है, लोगों की मौत भी हजारों की तादाद में है। सिर्फ एक राज्य की नहीं, तमाम राज्यों की बात है। उत्तर प्रदेश
के तौर पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग जो है वो बड़ी है, क्षमता को सरकार ने बढ़ाया क्या, लेकिन क्या यह भी सवाल है क्या वक्त रहते हमने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया है या इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब हम इस पर सोच रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था उस वक्त हम क्या कर रहे थे, क्या हम अब सिर्फ लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे या कुछ लोग अपने घरों से जबरन बाहर निकल के कोरोना को फैला रहे थे। बात बात पर प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद भी जो लोग बाहर आकर के नाचते गाते दिखाई दिए थे वो लोग कौन थे, क्या आज आप उन्हें याद कर सकते हैं? क्या इस बात को लेकर के सवाल नहीं है कि हमारी सरकार, प्रशासन, सब कोई सिस्टम, सब कोई कोरोना से लड़ रहा था, तब क्या आम नागरिक के तौर पर हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि उसे भी कोरोना से लड़ाई लड़नी है, या आम आदमी अकेला रह गया, सरकार अपने स्तर पर रह गई और कोरोना बढ़ता चला गया दोनों के बीच से होकर के, और आज वो लाल आंख दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं ही शक्तिशाली हूं, क्योंकि लगातार उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कोरोना को लेकर के मौजूदा परिस्थितियां, जिम्मेदार कौन है, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये बड़ा मसला है। हमारे साथ तीनों महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह जी हैं, विशेषज्ञ पल्मोनरी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक सिलास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सबसे पहले सवाल हीरो वाजपेयी आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं, क्या हम कोरोना की लड़ाई को लेकर के उतने गंभीर नजर आए हैं जितना हमें होना चाहिए था? बढ़ते हुए आंकड़े क्या दिखाते हैं, क्या आम जनता की कमजोरी है या सरकारों की? देखिए, इस महामारी को आज से पहले पूरे विश्व में किसी ने नहीं जाना था, ना इसके बारे में पूरा संज्ञान था। जिस तरह विश्व में बीमारी फैली और उस तरह के संसाधन किसी भी देश के पास नहीं थे, हमारे पास भी नहीं थे कि उसके लड़ने से कि ये क्या चीज है। हमने लॉकडाउन लगाया देश भर में, हमने उस बीच में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी की कोरोना के स्पेशल केसेस के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे जब आर्थिक स्थिति को लगा कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खत्म होने लगेगी, तो कोरोना को धीरे धीरे, कोरोना काल में धीरे धीरे ओपन किया मार्केट की पूरा ही एकदम आर्थिक बर्डन ना आ जाए। उसके बाद जो स्थितियां बनी बिगड़ी हैं उसमें देखिए इस वायरस का भी प्रकोप है, कुछ हमारी नेग्लिजेंस का भी है कि हम ही सब बहुत जगह सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते, मास्क का प्रयोग नहीं करते, तमाम ऐसे फतवे आ जाते हैं कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है, सैनिटाइज करना जरूरी नहीं है। तमाम जगह हमने देखा है कि जनता भी इन चीजों का पालन नहीं करती, और ये ऐसी घातक महामारी है जो गरीब से लेकर अमीर किसी को नहीं देखती, किसी को नहीं छोड़ती। जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा या बरत रहा है, हमको उसको भी टोकना चाहिए। अब ये एक सामाजिक सरोकार है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इससे संबंधित नहीं है। ये सरकार है और सरकार जनता के प्रति जवाब दे। सरकार अपनी पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कर रही है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना है, और हम हिम्मत से काम ले रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, डॉक्टर हमारी मदद कर रहे हैं, और हमको लगता है कि हम सबका सहयोग भी सरकार को जरूरी है। हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करें जिससे कि ये महामारी आगे फैलने से रोक सके। सरकार हर कदम पर जनता के साथ है, सरकार कहीं भी लापरवाही नहीं बरत रही है। कड़ाई करते हैं तो भी दिक्कत आती है, सरकार तमाम लॉकडाउन में लोग घूमते हैं, कड़ाई होती है तो भी दिक्कत आती है, अनाउंसमेंट होता है, अपील होती है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, जरूरी ना हो ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी हमें घर में बंद रहते रहते 5-6 महीने हो गए। तमाम लोगों का मन मचलता है और लोग निकल पड़ते, और बीमारी के स्वरूप में वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये आंकड़ा इस कदर बढ़ा इस बीच में, फिर भी आप यूपी को देखेंगे कि ये आंकड़ा और राज्यों के मुकाबले में कम है, ओवरऑल जो देश में रेट है उसके मुकाबले कम है, पर कम ज्यादा के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। ये आपने अच्छी बात कही हीरो वाजपेयी कि हम अगर हम राज्य स्तर पर कह दें कि हम बाकी राज्यों से ज्यादा बेहतर स्थिति में, देश के स्तर पर भी हम कह दें कि बाकी देशों से ज्यादा बेहतर स्थिति में, तो वो तो हमारे आंकड़े बताते हैं, मौतों का सिलसिला बताता है, व्यवस्थाएं बताती है कि किस स्थिति में है। लेकिन फिर भी विवेक सिलास आपसे जानना चाहता हूं, मैं आता हूं सर वापस। करेंगे तो उत्तर प्रदेश
विश्व का छठा देश है आबादी के मुकाबले। ठीक है, विश्व का छठा देश है आबादी के मुकाबले। उस हिसाब से आप आंकड़े अगर तय करेंगे, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़ों की बाजीगरी से नहीं लेना देना। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जनता के प्रति जवाब दे, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, जनता के लिए काम कर। विवेक सिलास, आप इससे ताल्लुक रखते हैं इस बात से कि हीरो वाजपेयी जो कह रहे हैं कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ी, और आज आप क्या विपक्ष के तौर पर भी ये कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई की बात कही जा रही थी वो हम जीत चुके हैं या वो जंग हार चुके हैं? देखिए हेमंत जी, हीरो वाजपेयी साहब जो हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी प्रवक्ता है, और उनको अपनी सरकार को बचाना बखूबी आता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है, अभी आपकी रिपोर्ट में भी और हीरो वाजपेयी जी ने खुद कहा कि योगी जी बहुत संज्ञान ले चुके हैं इस चीज पे और बहुत तेजी से इस पे सरकार काम कर रही है। आप दोनों ने, आपकी रिपोर्ट ने भी कहा, हीरो वाजपेयी साहब ने भी इस बात को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बनाई है उत्तर प्रदेश में जिसको आप लोग टीम 11 के नाम से जानते हैं। हीरो वाजपेयी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हीरो वाजपेयी जी एक भी डॉक्टर या एक्सपर्ट उस टीम में है? आईएएस डॉक्टर नहीं हो सकता है, एक आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। क्या एक भी एक्सपर्ट है उस टीम में? और जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस टीम का मीटिंग लेते हैं तो आपकी टीम 11 के आईएएस वहां बैठ के वीडियो गेम खेलते रहते हैं। यही बताता है कि आप लोग कोरोना को लेके कितने सीरियस। अगर हम पूर्वांचल पे आ जाएं तो गोरखपुर, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो नंबर 1 पे चल रहा है, और वाराणसी जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो नंबर 2 पे चल रहा है। तो कोरोना को लेके आप देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर देख लीजिए क्या हाल है। क्वारंटीन सेंटर में सांप निकल जा रहे हैं, ऊपर से छत फट जा रही है, पानी निकल रहा है वहां से। अस्पताल आपके पास है नहीं, पीपीई किट आप दे नहीं पा रहे हैं। अरे 200 से ज्यादा डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है वाजपेयी जी, और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं महामारी को लेकर। आप लोग देखिए हेमंत जी, सबसे जो इसमें अहम चीज मुझे लगती है कि 4 घंटे की नोटिस पे जब कोई भी सरकार पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर देती है तो ऐसी समस्या तो आएगी ही आएगी। आपके पास ना ही लॉकडाउन का कोई प्लान था, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था आपके पास, ना आपके पास अनलॉक का कोई फुल प्रूफ प्लान। जब कोरोना कुछ भी नहीं था, अपना पांव ही पसार रहा था, तब आपने लॉकडाउन कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि हम 18 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी, हम 21 दिन में इसको खत्म कर देंगे कोरोना को हिंदुस्तान से। आज कोरोना की क्या हालत है पूरा देश देख रहा है। तो अभी भी समय है हीरो जी, वाजपेयी साहब, आप अपनी सरकार की जो ढीले लुंच-पुंच रवैये को ठीक करिए और कोरोना से महामारी लड़ने। विवेक साहब, अब मुझे लगता है कि आपकी एक बात ये सही हो सकती है कि हम जिस तरीके से हमारे को एक रणनीति के साथ कोरोना से लड़ना था, हमारी सरकारें उस पर विफल हुई हैं। लेकिन ये बात तो सही है जो हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी जिसका किसी को पता नहीं था क्या सिम्टम्स है, कैसे है, किस तरह से आती है, क्या इसका इलाज है। ये भी सारी एक परेशानी का कारण तो होती है। जब तक हम समझ पाए तब तक आंकड़े फैलते गए और अभी इस तरीके से फैले हैं कि मास तक चले गए हैं, वो उस पर हम आते हैं। लेकिन हीरो वाजपेयी में एक कमेंट इस पर जरूर चाहता हूं। जो सिलास साहब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो टीम 11 के आधार पर आप प्रबंधन की बात करते हैं उसमें एक भी विशेषज्ञ है? नहीं, देखिए टीम 11 को जो काम दिया गया सबको कोरोना से संबंधित नहीं, किसी का काम आर्थिक है, किसी का व्यापारिक है, किसी का अन्य, वो एक कोरोना कोई विशेषज्ञ उस टीम में है क्या जिस टीम के सारे हमारे मुख्यमंत्री महामारी से जोड़ देने का प्रबंधन की बात करते हैं? कोरोना महामारी से जोड़ने का मामला न रखिए। कुछ देर बाद हम भी पूछने लगेंगे विवेक नहीं, इतना ही सवाल है सर। वाजपेयी साहब कोई है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप कह दीजिए कि कोई नहीं है उसमें, वो अलग चीज है कि कहीं पर सरकार नहीं है जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है, क्या वहां कोरोना नहीं आया? कोरोना भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, विपक्ष की सरकार, कोरोना कोई जाति धर्म और सरकारें देख करके थोड़ी आता है सर, एक रूप से फैल रही है। चलिए, इसलिए इसको सरकार के रूप से देखना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप से देखना गलत है। नहीं, कोई नहीं देख रहा सरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के तौर पर। वाजपेयी साहब, सिर्फ इसी तरह से देखा जा रहा है कि सरकार ने सुविधाएं कितनी बढ़ाई, हमारे अस्पतालों में संसाधन कितने हुए, किस तरीके से मास्क वितरण का काम हुआ, लोगों को जागरूक कितना किया गया, सैनिटाइजर लोगों तक कितना पहुंचा,
ये बातें तो महत्वपूर्ण है, उसको हम सरकारों में नहीं ले सकते सर। बाकी हमारे सिस्टम ने तो लड़ाई लड़ी है, उससे किसी को इनकार नहीं। मैं किस सिंह साहब को इसमें शामिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर सब काम किया है, ठीक, वाजपेयी साहब मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर किस सिंह साहब हमारे साथ है, क्योंकि देखिए मैं उनको शामिल करना चाहता हूँ। काम कर रही है, तकनीकी पहलुओं पर थोड़ी बात हम समझने की जरूरत है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो संक्रमण के मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और संक्रमण भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, इन आंकड़ों को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या कहां हमारी चूक रही है? सिस्टम में रही है, जनता के तौर पर रही है, संसाधनों के तौर पर रही है? देखिए, ये एक वैश्विक संक्रमण है, ये सिर्फ हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश तक जो है सीमित नहीं है। तो अगर हम ये सोचते हैं, इसको रोकने का जो तरीका था वो वुहान ही था, कि जब हम इसको चाइना में रोक पाते। एक बार जब ये वहां से बाहर निकल गया तो अब पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। अब हम लोग उस तरीके से नहीं रहते जैसे आज से 200 साल पहले रहते थे। अब इतना ज्यादा ग्लोबल ट्रैवलिंग है कि इससे बच पाना तो इम्पॉसिबल था। बस ये था, जो लॉकडाउन का मेन पर्पस था वो ये नहीं था कि हम केसेस को रोक लेंगे, वो हमें पता था कि हम नहीं रोक पाएंगे। लॉकडाउन का पर्पस ये था कि हम तैयारी कर पाए उसके लिए, कि अगर पीपी, जैसे हिंदुस्तान में पीपी नहीं बनती थी तो पीपी की प्रचुर मात्रा हो जाए। मास्क तब नहीं मिल रहे थे, मास्क मिलने लगे, जो दवाइयां हैं उसकी तैयारी हो जाए, और जितना हम डीले कर लें। जैसे कि जब ये इटली में आया तो इटली में कोई भी चीज हमें नहीं पता थी इस बीमारी के बारे में। हमें ये नहीं पता था कि एंटीवायरल कोई फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें ये नहीं पता था कि बीमारी में होता क्या है, हमें ये नहीं पता था कि हम ऐसे सीरियस मरीजों में करें क्या। वेंटिलेटर पे लगाना, कोरोना के पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे बहुत बाद में लगाते हैं, इटली में बहुत पहले लगाया गया, उनमें मौतें ज्यादा हुई। तो जैसे जैसे टाइम बीता हमें यह समझ में आया कि हमें इस बीमारी का इलाज कैसे करना है। इसका नंबर पैरामीटर नहीं है, अगर हम इसके नंबर को पैरामीटर बना के चल रहे हैं और वो हमारी मार्कशीट है कि हमने अच्छा काम किया कि नहीं काम किया, तो हमने वो पैरामीटर ही नहीं सही चुना है। नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। जब एक बार ये इन्फेक्शन फैल गया विश्व में, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे लोग इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। और ये आज की बात नहीं है, जब ये हुआ था इन्फेक्शन, तो जो जाने माने विश्व के वायरोलॉजिस्ट हैं, सबने ये कहा था कि अब हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अब ये इतना फैल गया है कि ये सबको होगा, पर ये धीमे धीमे हो, जिससे कि हमारे संसाधन सारे खत्म ना हो जाएं। सब हमारे संसाधन इतने हैं, ऐसा ना हो कि इतने मरीज हो जाएं और हम उन संसाधनों के जरिए इतने मरीजों का इलाज नहीं कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये धीमे धीमे बढ़े, जिससे कि जो सीरियस मरीज हैं उन तक हम अपना इलाज पहुंचा सकें। जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो कोशिश तो कर पाए, हम वो इलाज तो दे पाए, ये मकसद है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, वो जो वर्ल्डोमीटर था जिसपे हम वो पैरामीटर्स देख रहे थे कि अब ये नंबर इतना बढ़ा, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अप्रैल तक थी। अप्रैल के बाद अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रोजाना केस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब ये कम्युनिटी में है। अब ये जो मरीज, वो पेशेंट है जिसने कभी ट्रैवल किया ही नहीं, जो कहीं बाहर गया ही नहीं, तो भाई उसको इन्फेक्शन कहां से लगा। वो पेशेंट आ रहा है कि जो घर से निकलता ही नहीं है, उसका बेटा आया एसिम्प्टोमेटिक और उसको हुआ। अब हमें जो समझना है वो ये कि हम जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको जल्दी डिटेक्ट करें। हमें जो समझना है वो ये कि जल्दी डिटेक्ट करने के बाद उनको, जितना हम इस बीमारी को समझते हैं, उतना ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें। ये चीजें समझने की जरूरत है। अगर हम नंबर के कंटेनमेंट में लगे रहेंगे तो हम वो जरूरी चीज मिस कर जाएंगे कि हमें इन पेशेंट्स का इलाज करना है। तो अब नंबर का कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर का कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने। अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन है तो आप अस्पताल ना जाएं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें। कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास चले आते हैं, मुझे खांसी आ रही है, मुझे फीवर आ रहा है। अब वो जब अस्पताल आए तो उन्होंने बाकी नॉर्मल लोगों को इन्फेक्ट किया। ये जिम्मेदारी लोगों के ऊपर ज्यादा है कि वो इस बात को समझें। आप देखिए, 4 लोग आपस में खड़े हुए हैं, जानते हैं, दोस्त है, वो मास्क नहीं लगाए हैं। अब ऐसा थोड़े ना कि कोरोना दोस्ती में नहीं होता, अनजान आदमी से ही होता है। इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जो हम लोग अब तक नहीं कर रहे हैं। और इसमें जब तक आप अपने पड़ोसी को नहीं बताएंगे तब तक आप खुद नहीं बचेंगे। हमें यह समझना है कि जब हम दूसरों को बचाएंगे तभी हम खुद बचेंगे। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम इस वैश्विक महामारी पे अभी विजय तो हासिल करना बहुत दूर की बात है।
तब तक हम इससे लड़ भी नहीं पाएंगे उस सक्षमता के साथ, जिस सक्षमता के साथ हमें लड़ना चाहिए। लेकिन AK सिंह साहब, फिर मेरा आपसे सवाल है, जब आप लड़ने की बात करते हैं तो क्या हम सक्षमता के साथ आज लड़ रहे हैं कोरोना से? अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट बाकी देशों की मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा है, जबकि अगर हम संसाधनों में देखें तो हम यूरोपियन कंट्रीज से बहुत कम हैं, हम बहुत छोटे हैं। इस पूरे विश्व में जो क्रिटिकल केयर का कंसेप्ट आया वो इटली, स्पेन से आया और उन्होंने इस इन्फेक्शन के सामने घुटने टेक दिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो मोर्टेलिटी फिगर्स है, मतलब जो हमारा जो डेथ रेट है वो कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरीज मर नहीं रही, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुखद नहीं है, ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं कि वो भी जिन पेशेंट्स की डेथ हो रही है वो ना हो, लेकिन अब हम शायद हम उतने सक्षम है नहीं, क्योंकि हम इस इन्फेक्शन को उतना समझते नहीं है। मेडिकल साइंस इसका ट्रीटमेंट उतने बेहतर तरीके से समझती नहीं है। अभी हम वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, कोई ऐसा अच्छा एंटीवायरल नहीं ढूंढ पाए हैं जो इस वायरस को मार सके। हम सपोर्टिव केयर से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, पर फिर भी सपोर्टिव केयर से ट्रीट करने के बावजूद जो डेथ रेट है हिंदुस्तान में वो कम है। न्यूजीलैंड को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने अपने देश से इस कोरोना महामारी को हटा दिया था। सर, न्यूजीलैंड बहुत छोटा देश है और बहुत छोटा है और उसकी जो सीमाएं हैं वो चारों तरफ से बंद है, वो चारों तरफ समुद्र है। तो इतने छोटे देश में वो सब चीज कर पाना आसान है। वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, हम अलग हैं इन सब से देशों से। बिल्कुल, चूंकि आप एक संसाधनों की बात कर रहे थे उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर आप? देखिए, डॉक्टर साहब का कहना है कि आंकड़ों के भीतर नहीं जा करके हम इसे देखें, आंकड़े तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो बात कही वो ग्लोबल ट्रैवलिंग की कही। ग्लोबल ट्रैवलिंग से ये बढ़ा, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये वुहान से आया, हम मान लेते हैं। ग्लोबल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इस तरह पूरे विश्व में होती है, ये भी हम मान लेते हैं। तो जब जनवरी से ही ये मामला चल रहा था कि इन्फेक्शन हिंदुस्तान में आ सकता है, WHO ने इसको डिक्लेयर भी कर दिया था, तो हमने ग्लोबल ट्रैवलिंग क्यों बंद नहीं की? सबसे बड़ी चीज तो ये है, उस समय बंद कर देते तो हिंदुस्तान में आता ही नहीं, सीधी सी बात। लेकिन उस समय पॉलिटिकल लाभ के लिए बहुत कुछ करना था, ट्रम्प साहब को आना था, मध्य प्रदेश की सरकार बदलनी थी, इसलिए हमने उसको नहीं बंद किया। सच्चाई तो यही है। दूसरी बात, आपने यूरोपियन कंट्रीज की बात की, मैं मान लेता हूं। अब अगर आप देख लीजिए जर्मनी में कितने केसेस आए थे शुरू में, बहुत बड़े। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली में महामारी एकदम पीक पार कर चुकी थी, कितने लोग मर रहे थे, मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा था, स्पेन था, इंग्लैंड था। लेकिन आज क्या वजह है डॉक्टर साहब, जरा हमको बता दीजिए कि उन लोग ने अपना कोरोना को कंट्रोल कर लिया है और हिंदुस्तान नहीं कर पा रहा। तीसरी बात आपने न्यूजीलैंड की कही, मैं मानता हूं न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन मात्र 46 लाख है, छोटा सा देश है, चारों तरफ से समुद्र है, उसने कंट्रोल कर लिया, हमें मान लेते हैं। क्योंकि बाहरी लोगों का देखिए आना जाना कम है, इसलिए ज्यादा सहूलियत इस बात को लेकर के उन लोगों के सामने हुई कि बाहरी लोग जब नहीं आएंगे तो वो अपने देश के भीतर तो पहचान करके कंट्रोल कर ही सकते हैं। और आप विवेक जी, आप ये मानते हैं कि हमारे देश में बाहरी लोगों का आना रोका नहीं गया समय पर? बिल्कुल सीधी सी बात है, इसके तो प्रमाण है। ये तो हीरो वाजपेयी जी भी नहीं, हीरो वाजपेयी जी विपक्ष से कहता है कि जब पहला मामला आया, दूसरा मामला आया, तब हमें इस पर संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए था, तब हम कभी ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। नहीं, देखिए हेमंत जी, अगर हम भी विपक्ष में होते तो इस तरह के सवाल उठाना लाजमी नहीं बनता कि जो सुविधा का सवाल हो उसे विवेक जी उठा लेते। अभी कह रहे थे लॉकडाउन क्यों कर दिया, अब कहते उसी समय से लॉकडाउन कर देना चाहिए था। देखिए, ये बातें विपक्ष में रहकर बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए, सरकार के साथ इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाना चाहिए और आगे के वो सकारात्मक सुझाव देने चाहिए, ना कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा कर देते तो ऐसा होता। मुझे लगता है कि जो लोग भारत सरकार में बैठे हैं वो बड़े ही समझदार लोग रहे होंगे, तमाम चीजों का उन्होंने अध्ययन किया होगा, उसके बाद ये सब किया है। मुझे लगता है डिबेट में ये पक्ष जो है, मुझे लगता है विपक्ष को आकर डिबेट में सकारात्मक बात करनी चाहिए, कैसे सरकार और बेहतर कर सके, कैसे हमारा सुझाव होने चाहिए, क्या और सरकार कर सकती है, क्या विपक्ष के मन में है, कहां वो सहयोग कर सकता है, जहां सरकार कम हो वहां हम की पद्धति में आ सकता है। मुझे लगता है ये पॉजिटिव बातें अब करनी चाहिए।
पहले ऐसा कर दिया होता, आज ऐसा, कल विवेक जी का हेड आईबी ने प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता। इन बातों का कोई अर्थ अब बचा नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि महामारी बढ़ेगी, लोगों में इंफेक्शन बढ़ेगा, हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर उसका हल खोजना चाहिए, उसमें जिम्मेदार बनना चाहिए। जो जनता है उसे सजग करने में सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। खाली मैं होता तो ये कर देता, वो होता तो ये कर देता, इसका कोई अर्थ बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूं आपसे। दरअसल हम संसाधनों को लेकर के, अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जिक्र इन्होंने किया। विवेक जी ने एक सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति किस तरह से बदहाल हालात में है। कोरोना के जो वार्ड बनाए गए हैं उनमें क्या हालात है, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं जो है वो पीपी किट नहीं है। इस तरह के हालातों में आखिर हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी किस तरह से लड़ते होंगे? सर देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज तो हम लोग हमेशा से रहे। हम लोग डेवलपिंग कंट्री ऐसे थोड़ी ना कहे जाते हैं। हम लोग डेवलप्ड वर्ल्ड तो कभी नहीं थे। हम लोगों ने जो है हेल्थ सिस्टम को इतने बड़ी कंट्री को लेके चलना, और हेल्थ सिस्टम पे मतलब आपको मतलब ये, अगर आज मैं वो फिगर्स लेके नहीं बैठा क्योंकि हम लोग कोविड पे डिबेट कर रहे हैं, और जो बात मैं कर रहा था वो मैं कोविड की कर रहा था। हाँ। पर जितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, हेल्थ स्ट्रक्चरिंग पे हमें जो है रोजाना सोचना पड़ेगा। और हम अगर देखें तो हम जो है आजाद होने के बाद हम लोगों ने हमारे देश में बहुत फर्क आया है। अगर हम अपने मेडिकल संसाधनों को देखें तो जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी अमेरिका में या यूरोप में 40 गुना दाम पे होती है, वो 40 गुना कम दाम पे इंडिया में प्राइवेट अस्पतालों में होती है। तो अगर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मेडिकल संसाधनों में जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले बीते दशकों में वो जो है फर्क नहीं आया, फर्क आया है। पर वो जो जरूरत इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए संसाधनों की चाहिए, वो नियरली इम्पॉसिबल है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बाद वो इससे नहीं लड़ पाए। उसकी वजह यह है कि अगर 20% पॉपुलेशन बीमार पड़ने लगेगी और उसको अस्पताल के बेड की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पूरा एक शहर बनाना पड़ेगा, हर शहर के अंदर अस्पतालों का, और बेड्स क्रिएट इतने करने पड़ेंगे कि जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारें, सिर्फ और सिर्फ संसाधन साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि वो हो नहीं सकता। उसमें सब कुछ चाहिए। उसमें हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारे मरीज को परेशानी नहीं हो। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारे लिमिटेड संसाधन में उसमें हम सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर पाए। मैं सोचना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है, हमारे अपने सिटीजन है, हमारे अपने भाई बहन है। हमें सोचना, हम ये तो कह के छोड़ नहीं सकते कि हम सोच नहीं पाएंगे या हमारे पास संसाधन नहीं है। करना तो हमें पड़ेगा ही। उन लिमिटेड संसाधन में हमें काम भी करना पड़ेगा, उन लिमिटेड संसाधन में हमें परफॉर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही इस वक्त की जो है जरूरत है। अब अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, वो WHO यही कहता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। सारे दुनिया के देश के हेल्थ सिस्टम्स ये कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है कि जिसको पहले से हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे। ये वैसी सिचुएशन है। क्या मैं, आप, कोई भी इस देश में, विदेश में, कहीं पर बैठे ये सोच सकता था कि हम ऐसे इन्फेक्शन से जूझेंगे कि हम पूरे विश्व का चक्का जाम कर देंगे, हम एक जगह स्थिर हो जाएंगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए। जहां रोजाना लाखों लोग एक एयरपोर्ट से उड़ते थे, करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, हम बंद हैं। क्या हमने सोचा था ऐसा? हमने नहीं सोचा था ऐसा। तो अब यह है कि यह मुश्किल इतनी बड़ी है कि अगर हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, कल वो क्या सही होगा, वो गलत होगा, वो शायद बहुत मुश्किल है। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने सोचा उससे बहुत फर्क आज ट्रीटमेंट है। शायद जो आज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज से साल भर बाद हमें पता चलेगा कि इसमें अगर हम ये करते तो बेहतर रिजल्ट्स आते। तो ये तो ऐसी चीज है जो जैसे जैसे बीतेगी वैसे वैसे हमें सिखाएगी। और कम संसाधन करें कि आज के हिसाब से हम बेहतर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं वो सही हालत में हमने काम किया है। मैंने कहा ना आपको कि इस वक्त हम उस बात पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा संसाधनों की जरूरत है कि जो सबसे अच्छे संसाधन वाली जगह भी होगी वहां पे संसाधन कम पड़ जाएंगे।
प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है भाई, वहां संसाधनों की कमी तो नहीं थी ना, वहां तो उस हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि जरूरत ज्यादा है इसलिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप जी। हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए नॉर्मल डे में हम डिबेट कर रहे होते तो ये बात एकदम सही थी कि भाई हमारे पास इतने मरीज थे, हम तो ये प्रिडिक्ट करते हैं ना कि मलेरिया इतना आएगा, डेंगू इतना आएगा, तो क्यों ऐसे है, तो हम इस लेकिन बारे जब में हम बहस पहले कर ही ये सकते हैं। धारणा के लेकिन साथ कर अभी दें तो कि ये तो ऐसी बढ़ना तय सिचुएशन है, तब हम जो अनप्रेसिडेंटेड क्या कर पाएंगे, जिसके बारे में स्थितियों हम में कर पाएंगे। विवेक सिलास, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि संसाधन भी है और हम काम भी कर रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि डॉक्टर जितने भी हमारे पूरे इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में जिन लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, वो तो एक भगवान का रूप ही है, हम तो ये मानते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि अगर 20% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर साहब अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अगर आप 130 करोड़ भी मान लें तो 20% आने में हमको 26 करोड़ पेशेंट चाहिए। पहली बात तो ये, आज हम अगर 40 लाख भी हिंदुस्तान में मान लें तो 0.40 पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ मात्र इस समय इन्फेक्टेड है, फॉर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात आपने जो एक बात कही कि धीमे धीमे हम बढ़ रहे हैं, कोरोना पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप 75,000 के एवरेज को अगर आप धीमे धीमे कहेंगे तो क्या आप ये मानते हैं कि एक वो भी समय आएगा जब 20 लाख लोग रोज इन्फेक्ट होंगे? नहीं, क्या आपका कहने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि हम धीमे धीमे बढ़ रहे हैं ना, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलिए विवेक जी उस पे नहीं है, हमें ये भी मानना होगा विवेक जी, देखिए ये भी मानना होगा कि हमने बढ़ाने की कोशिश तो की है, चाहे उसमें कहीं थोड़ी सी धीमी गति रही। आज अगर 1,32,000 टेस्ट हो रहे हैं दिन में, तो हमने देखिए टेस्टिंग को बढ़ाया तो है, और जाहिर सी बात है विवेक जी, अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो आंकड़े भी संक्रमण के उसी तेज गति से सामने आएंगे जो मास्क के भीतर हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, और वो टेस्टिंग के दायरे में आएंगे तो आइडेंटिफाई होंगे। हेमंत जी मैंने ये कहा कि हम धीमे धीमे इस बीमारी के बारे में समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो आपकी बात भी ठीक है। एक साहब, संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन विवेक जी आप जो सवाल उठा रहे हैं वो भी जायज है अपने आप में, धीमे धीमे समझ रहे हैं, वो भी जायज है कि किस तरह। जी मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हीरो जी के लिए एक सवाल है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बस 10 सेकंड हीरो जी, 10 सेकंड बस एक सवाल का जवाब हीरो जी से मैं चाहूंगा कि आज सैनिटाइजर हर गली मोहल्ले में मिल रहा है, और सैनिटाइजिंग, हाथ की सैनिटाइजिंग जो है वो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हीरो जी कृपया करके मुझे बताएं कि जब इतना जरूरी है और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी उसको लगाना के लिए बिल्कुल तत्पर है, तो आपने उस पर 18% टैक्स क्यों लगा दिया है? जनता की जेब आप वहां भी काट रहे हैं। कृपया इस पे प्रकाश डाल दीजिए कि उस पे आपने 18% हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए इसका। एक तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से 18% सैनिटाइजर पर भी टैक्स, तो आखिरकार कैसे आम लोगों तक पहुंच होगी? देखिए जी नहीं, देखिए ऐसा है कि किस तरह से विवेक जी बता रहे हैं, मुझे इस पे नहीं जानता है, लेकिन मेरा लगता है कि एक सिस्टम है, और मेरे ख्याल से सरकार ने रेट तय कर दिया, उससे ऊपर कोई बेच नहीं पाएगा। 50 ml का जो है उसका रेट तय है, 100 ml का उसका रेट तय। सरकार ने उसमें बंदिशें सब तरह की हटा दी है कि इस इतने का इतने में बिकेगा, कोई ज्यादा और कम बेच ही नहीं सकता। पहले बीच में यह था कि कोई कंपनी उसी को बहुत महंगे दर में बेच रही थी, कोई सस्ते दर में बेच रही। सरकार ने एक रेट कर दिया, उससे ज्यादा और कम कोई बेच नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी है क्या हमारे गांव तक, हमारी गलियों तक उसकी वो चीजें मिल रही हैं क्या अभी भी? देखिए ऐसा है कि अवेलेबिलिटी सैनिटाइजर तो मेरे ख्याल से अब बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी सबने बनाया। सरकार के पास सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं, मास्क की कमी नहीं, अब पीपीई किट हम एक्सपोर्ट तक करने लगे। तमाम चीजों का तो एकदम इतिहास बदल गया। लेकिन लोगों को भी तो जरूरत है, समाज का भी तो अपना सरोकार है, जनता की भी अपनी है। हम ही सब में से बहुत सारे लोग बिना मास्क के बातचीत करते हैं,
हम ही सब लोग सैनिटाइजर नहीं यूज करते, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो कई चीजें हमको भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। हमको माने जो समाज के अंदर जो जनता है उसको भी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन वाजपेयी साहब क्योंकि मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था, आपने आम जनता की बात की और जाहिर सी बात है, देखिए आप भी ये कह रहे थे कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो एक भारत में देखिए शिक्षा जिस तरीके से है तो जागरूकता में भी थोड़ा वक्त लगता है, लोगों को जागरूक होने में, समझने में, और ग्रामीण इलाकों में उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना जो है वो वायरस का संक्रमण कहीं ना कहीं आपकी गलती से ही फैलता है? किससे पूछ रहे हैं? मेरे से मैं वाजपेयी साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये सिर्फ गलती से ही फैलता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की इसीलिए संक्रमण फैला? जागरूकता के लिहाज से जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आप जान रहे हैं कि ये नहीं, जागरूकता महत्वपूर्ण है। और जागरूक मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा देश जान गया, पूरा देश का बच्चा जान गया कि क्यों लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकती है, इसलिए सब कुछ रोक दिया गया। तो जागरूकता तो हर व्यक्ति तक पहुंच गई, लेकिन जागरूकता के जो सिद्धांत बताए गए, जो मानक बताए गए, उसके पालन में कभी कभी हम लापरवाही बरतते हैं, जिससे कि वो बीमारी हम तक आती है। जी, और ये लापरवाही हमारे मंत्री नहीं बरतते तो 16 मंत्री संक्रमित नहीं होते। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि दरअसल लापरवाही को लेकर के कितने जागरूक हैं। क्या हम अपने स्तर पर जागरूक हैं या सिर्फ लोगों को जागरूकता कहने के लिए ही हम जागरूक हैं? और चाहे जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि लगे हैं, सबको जागरूक होना चाहिए, सबको एहतियात रखना चाहिए। डॉक्टर AK सिंह जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जागरूकता एक अहम रोल निभाता है इसमें। लापरवाही अगर जरा भी आपने की तो ये बीमारी आपके पीछे पड़ जाएगी। जागरूकता के लेवल पर आपको लगता है कि हमने ठीक तरीके से अब तक लोगों को जागरूक किया है, लोगों को समझ में आ गया है कोरोना को लेकर के, या अभी भी लापरवाही आप देखते हैं? सिंह साहब। हेलो। हाँ AK सिंह जी, आप सुन रहे हैं ना? अच्छा, मेरे से पूछने से हाँ जी सर, देखिए इसमें दो हिस्से हैं जी। एक हिस्सा यह है कि ये बीमारी लापरवाही से तो फैलती ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई जो मानक हैं, जो चीजें बताई गई कि हमें हैंड सैनिटाइज करना है, हाथ धुलना है, मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इन चीजों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी फैलेगी। पर यहाँ पे दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो जवान हैं, वो जो बच्चे हैं, उनसे ये ज्यादा फैल रहा है। और जो इसमें सबसे अधिक सफरर्स हैं, जो सबसे अधिक प्रॉब्लम आ रही है, जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो मरीज हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कि मतलब साथ में कोई और बीमारी है, या फिर जो हमारे बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको हो रहा है। तो अब मरीज को कसूरवार नहीं मानना, लेकिन इन्फेक्शन फैलना एक जरूर कसूर है। और उसमें कसूर यह है कि अगर हम उसको पूरी तरीके से नहीं फॉलो कर रहे तो अब जितना हम इस इन्फेक्शन के बारे में समझते हैं, उसमें जो ये कहा जा रहा है कि अगर हम हैंड सैनिटाइज करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो हम संक्रमण के चांसेस को कम कर सकते हैं। क्या जीरो कर देंगे? नहीं। अगर जीरो कर सकते तो हम इसको रोक चुके होते अब तक, तब ये संक्रमण रुक जाता। ये जीरो नहीं है। उससे भी इन सब चीजों के करने के बाद भी ये जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, इस बात का जवाब अब तक WHO नहीं दे पाया। इस बात का जवाब अब तक वायरोलॉजिस्ट सारे नहीं दे पाए। सबका ये कहना है कि ये इतनी इन्फेक्शियस बीमारी है, जो इसकी सबसे खास बात है वो यही कि इसकी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा है। इसका जो संक्रमण का तरीका है वो बहुत इंटेंस है, कि ये थोड़ी सी भी लापरवाही से ये पकड़ा जाता है, कई बार बिना लापरवाही के भी पकड़ा जाता है। तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से देखना है कि हम जितना अपनी भरसक कोशिश करें खुद की सुरक्षा और अपने सामने वाले की सुरक्षा के लिए, उतना हम वो करें। उसके बाद भी चांसेस है कि अगर हम ये सब कुछ करते रहें तो भी इंफेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये HIV संक्रमण की तरह है कि जहां पे अगर हमने जो सेट तरीके थे कि संक्रमित खून न चढ़े, इंजेक्शन, बाकी
जो और तरीके हैं HIV के, अगर हमने उसको रोक लिया तो हम उसको रोक लेंगे। वैसा इन्फेक्शन नहीं है ये, एरोसोल से इन्फेक्शन हो रहा है, ये टच सरफेसेस से हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना एक लेवल के बाद। इसी वजह से ये इतनी परेशानी भी आ रही है। जो कंट्रीज जहां पे हाइजीन की जो है प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वो नॉर्मल डेज में फॉलो करते हैं कि वो दूर दूर खड़े होते हैं एयरपोर्ट की लाइनों पर भी, वहां पर भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये एक कठिन संक्रमण है, ये कठिन मुश्किल बीमारी है, इसीलिए हम इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं पा रहे। ये बीमारी नवंबर से शुरू हुई है और अब हम सितंबर में पहुंच गए और अब तक हम इसके ऊपर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं पा सके हैं। जहां पे कंट्रोल हुआ है वहां पे फिर केसेस आने शुरू हो जा रहे हैं। जागरूकता तो बेहद जरूरी है, किसी भी बीमारी को लेकर के अगर सरकार हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पड़ोस को, यहाँ पर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि कम से कम आम लोग इस बात को समझें, चाहे सरकारी तौर पर हमारे पास संसाधन कम हो, अस्पतालों की व्यवस्थाएं खराब हो, लेकिन कुछ भी हो, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और आम लोग भी इस बात को समझें। लेकिन विवेक जी, राजनीति में हम तमाम पार्टियों को देखते हैं कि इतनी गाइडलाइन के बावजूद भी, जैसा आप जिक्र बीजेपी के लिए कर रहे थे कि कभी हम ट्रंप के लिए कार्यक्रम हजारों लोगों का एक साथ आयोजित कर रहे हैं, कभी हम मध्य प्रदेश में रैली निकाल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, बाकी राज्यों में भी, कि किस तरह से विपक्षी दलों के नेता भी इस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। तो हम बाकी लोगों को क्या सिखाएंगे जब हमारी अग्रिम पंक्ति की जो नेताओं की लाइन है वे भी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दिखते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, ना कई बार मास्क दिखते हैं। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगा जिसमें सभी दलों के नेता हैं। नहीं, देखिए, जहां तक गाइडलाइन की बात है तो गाइडलाइन तो सबको फॉलो करनी चाहिए और इस बात को मान भी, जहां आपको बात माननी चाहिए वहां आपको मान भी लेनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी इसका उल्लंघन किया, एहतियात नहीं बरते? मैं कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी इसका उल्लंघन किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी। हाँ। जिसने उल्लंघन किया वो गलत है, मैं मान लेता हूं। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने पॉपुलेशन की बात की कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारा जो घंघोर दुश्मन देश चीन है उसकी पॉपुलेशन डॉक्टर साहब हमसे 10 करोड़ ज्यादा है आज की डेट में, 8.5 करोड़। तो आखिर ऐसा क्यों है कि उन लोग ने कंट्रोल कर लिया और हम नहीं कर पाए? एक सवाल नंबर है। दूसरा, एक मेडिकल टर्म आपसे पूछूंगा, एक वैक्सीन आई है, अगर मैं आई होप माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट, आइवरमैक्टिन के लिए कहा गया था कि आइवरमैक्टिन लेने से कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सकता है। आज की डेट में आप देख लीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आइवरमैक्टिन आपको कहीं नहीं मिलेगी और उसकी नकली दवाइयां आगे ब्लैक मार्केटिंग पूरे दम से कर रही है। बाद में ये पता चला हेमंत जी कि आइवरमैक्टिन जो थी वो कुत्तों के पेट के कीड़े मारने के लिए काम करनी है, उसको नॉर्मल आदमी ले लेगा तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे। डॉक्टर साहब ज्यादा इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, वो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां रही हमारे मार्केट में, और इससे पहले हमने मलेरिया की दवा के लिए भी बोला, उसकी भी एकदम से पूरे बाजार में कालाबाजारी शुरू हो गई और ये तमाम चीजें थी। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप विवेक जी की जो शंकाएं हैं उनका निस्तारण कर दें। पहला सवाल इनका चीन को लेकर के कि आप कह रहे हैं कि चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर, फिर भी उसने कंट्रोल किया, और दूसरा आइवरमैक्टिन को लेकर के। देखिए, चीन का जो बिहेवियर रहा इस बीमारी को लेकर वो हमेशा ही संदेशपाद रहा। वो उस पे हम चीन को तो हमें हमेशा शक की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि अगर चीन चाहता तो ये वुहान में रुक जाता, ये इन्फेक्शन वुहान में नहीं रुका। आज हम इस बारे में डिबेट ही नहीं कर रहे होते अगर चीन वाकई इस चीज को वैसे ही रिएक्ट करता जैसे सार्स 2002 में आया था और रिएक्ट किया था वर्ल्ड कम्युनिटी ने। तो यहां पर चीन को तो हम रोल मॉडल बना ही नहीं सकते, चीन से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब ये क्या है ये आगे तथ्यों के साथ पता चलेगा, प्रूव होगा। शायद आने वाले सालों में हम चीन की असली मंशा को समझ पाएं, पर चीन आज शक के घेरे में है। सारी दुनिया चीन को शक की निगाह से देख रही है, इसलिए हम इन्फेक्शन रेट को चीन से नहीं कंपेयर कर सकते। शायद उनके पास वैक्सीन हो, शायद उनके पास इलाज के तरीके हों, शायद वो इस चीज को बेहतर समझते हो बाकी दुनिया से जो उसके वो
जिस चीज को वो साझा नहीं कर रहे हैं लोगों से। चीन ने ना इस बारे में रिसर्च की कि ये कैसे वाकई आया, चीन ने ना ये रिसर्च की कि वाकई ये कैसे फैला, तो चीन तो शक के घेरे में है, तो चीन से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी दूसरा आइवरमेक्टिन को वैक्सीन नहीं कहा गया, आइवरमेक्टिन को प्रोफाइलैक्सिस की तरह से कहा गया। और आइवरमेक्टिन सिर्फ हिंदुस्तान के यूपी में नहीं इस्तेमाल हो रही, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल सोसाइटी ने इसको सेकंड किया है कि आइवरमेक्टिन और जिंक एक इफेक्टिव तरीका है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, नॉन स्पेसिफिक सार्स कोविड-2 के लिए। कि हम जो कोविड-19 में तरीके, जब हमने ये देखा कि आइवरमेक्टिन कुत्तों में नहीं इंसानों में भी इस्तेमाल होती है, पहले भी होती थी, और ये बात सच है कि ये कुछ पैरासिटिक डिजीजेस होती हैं जिनमें इस्तेमाल होती है, जैसे स्केबीज है वहां पे इस्तेमाल होती है, जैसे पेट में कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, और इंसानों में इस्तेमाल होती है, और बहुत सेफ दवाई है, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये अच्छी सेफ दवाई है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि देखिए लोग जो है और बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं इस तरह के जो फर्जीवाड़े या कई बार। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए हेमंत जी। हेमंत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए संक्षेप में। हेमंत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं तो आधी इंफॉर्मेशन हमेशा गड़बड़ होती है। जी, आइवरमेक्टिन एक तरीका है जिससे कि हम वायरस के शरीर के अंदर के संक्रमण को धीमा कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन पक्का इलाज नहीं है, पुख्ता इलाज नहीं है। इसका प्रोफाइलैक्सिस में भी रोल पाया गया है, लेकिन अब तक जितने भी कोरोना संक्रमण से इलाज रिलेटेड हैं उन सब के इलाज परफेक्ट 100% नहीं है, उससे बचाव परफेक्ट 100% नहीं है, वो कुछ हद तक मदद करते हैं। तो आइवरमेक्टिन एक इफेक्टिव तरीका है, लेकिन कृपया इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। ठीक है, ये मैं इसी में जोड़ रहा था कि हमें अपनी मर्जी से आम लोगों को भी चाहिए कि अगर कहीं कोई भ्रांति वाली चीज़ें सामने आ रही है तो अपनी तरफ से उनको पर प्रयोग नहीं करें, डॉक्टर्स की देख रेख में ही लें, और डॉक्टर अगर कहें तो वो चीज़ें लें। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया डॉक्टर साहब। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, मैं वापस से उस पर आखिर में आना चाहता हूँ। क्या आज के दौर में हमें और ज़्यादा जागरूकता की तो ज़रूरत है ही है, साथ ही साथ चूंकि देखिए तमाम जगहों से इस तरह की बातें आई कि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं समय पर। हालांकि आज जो आंकड़े आए हैं 1,32,000 पर डे के हिसाब से अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम बेहतर स्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों से सरकार को लेकर के शिकायतें, विपक्ष को लेकर के कि पहले तो टेस्ट नहीं हो पाए लोगों के, और दूसरा उसके बाद ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाया। कई जगहों पर आप देखिए कि नोएडा से लगा करके आप बाकी सूबे के भीतर तक चले जाएंगे तो कम से कम 20 से 30 लोग, 25 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोरोना वार्ड से ही कूदकर आत्महत्या कर ली, इस तरह की भी। तो क्या इन चीजों को भी हमें दूर करने की जरूरत है कि हम और ज्यादा इनको बेहतर कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक जान कीमती है, हर एक नागरिक कीमती है, ये हर जान की अपनी एक कीमत है, और इसलिए जो भी मृत्यु हुई है सभी दुखद है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी मंशा सरकार की है कि इस बीमारी से लड़ा जाए, जूझा जाए, उसमें हर आदमी पूरी सख्ती से लगाए। सरकार तो जो लोग है, सरकार, डॉक्टर, जो भी सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, हर कोई लगाए। लेकिन फिर भी जो कुछ घटनाएं कहीं होती है, संज्ञान में आती है, वहां कार्रवाई भी होती है और उस पर पूरी ध्यान भी दिया जा रहा है। और एक सवाल जो विवेक जी बार बार राजनीति को लेकर के उठा रहे थे कि राजनेता भी इस तरह से गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। आप मानते हैं कि कम से कम राजनीतिज्ञों को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब हम बाकी लोगों तक जागरूकता की बात करते हैं, आम लोगों को बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बीमारी ना छोटा जानती है, ना बड़ा जानती है, ना नेता जानती है, ना डॉक्टर जानती है, ना एंकर जानती है, ना पत्रकार जानती है। सभी वर्गों के लोग इस बीमारी की चपेट में आकर लीला समाप्त हो चुकी है। मुझे लगता है कोई भी है इस समय आदमी को अपने को आदमी समझना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं समझना चाहिए, और इस महामारी को मानना चाहिए बिना पहचान के पकड़ लेती है। इसमें यह नहीं देखती कि आप नेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पत्रकार हो, इसको नहीं देखती। तो हर आदमी को अपनी जान की भी चिंता स्वयं करनी चाहिए, और कोरोना जैसी महामारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, उसमें जो चीजें बताई गई उनका पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप तैयारी करके आए, और कोरोना वायरस को लेकर के लगातार सरकारें दावा कर रही हैं लड़ने का, और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हो पाए हैं, चाहे संसाधनों के लेवल पर हो, टेस्टिंग के लेवल पर हो। उत्तर प्रदेश में चूंकि मामले बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है, लेकिन सरकार का दावा है कि लगातार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आम लोगों को भी समझना चाहिए कि जागरूकता उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।